हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे हाउ व्हेन एंड वेयर। आगे हमने पहले पढ़ा था कि लोग ज़्यादा डेट्स होने के कारण, जो हमारे पुराने हिस्टोरियन थे वो ज़्यादा डेट्स देते थे, जिसके कारण हिस्ट्री लिखते हुए ज़्यादा डेट्स लिखना पसंद करते थे, जिसके कारण लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है और पढ़ते नहीं है। और ये भी देखा गया है कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम डे और डेट के साथ नहीं जोड़ सकते, जैसे चाय पीना इंडियन लोगों ने कब शुरू करा था और अंग्रेजों ने हमारे देश में अपना शासन कब स्थापित किया था, रूल कब स्थापित किया था, इंडिया में एस्टैब्लिश किया था। और हमने ये भी देखा है कि जो डेट्स होती हैं वो डेट्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, उस डेट से जुड़ी हुई जो घटना होती है वो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो उनकी डेट्स हमें याद रहती हैं। और अगर और उनकी इम्पोर्टेंस भी होती है। अगर वो घटनाएं चेंज हो जाती हैं, कोई नई घटनाएं आ जाती हैं जिनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में ज़्यादा होती है, तो उनकी डेट्स भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और डेट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो घटनाएं इम्पोर्टेंट होती हैं जिनसे वो जुड़ी हुई होती हैं। और इस तरीके से जो अंग्रेज हैं हमारे इंडिया में आए थे, तो उन्होंने जो भी ब्रिटिश इंडिया थी, जिस टाइम वो अंग्रेज इंडिया में रह रहे थे, उस टाइम की हिस्ट्री में अपने जो गवर्नर और वाइस रहे थे उनकी लाइफ के बारे में और पॉलिसीज़ के बारे में लिखा, इंडियन लोगों के बारे में। इंडियन लोग भी जबकि उनके साथ रह रहे थे उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और जो जेम्स मिल है उसने भी अंग्रेजों के टाइम को, ब्रिटिश इंडिया में जब अंग्रेज रह रहे थे उस टाइम को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिए, जबकि ये तीनों एक साथ रह रहे थे। कोई भी ऐसा पीरियड नहीं था जब ओनली मुसलमान थे, या ना कोई ऐसा पीरियड था कि जब हिंदू ही थे, ना ही ऐसा पीरियड था कि ओनली अंग्रेज थे। ये तीनों ही इकट्ठे रह रहे थे इंडिया में। ये भी गलत है उनका, जेम्स मिल का। और वो जेम्स मिल ने तो ये भी कहा था कि अंग्रेज आके ही इंडियन लोगों को सिविलाइज कर सकते हैं, और इसलिए अंग्रेजों का जो राज है, रूल है, वो इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए उसकी। और बाकी हिस्टोरियन ने इसको एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में डिवाइड करा। लेकिन क्या हम, और उन्होंने ये इस बेस पे कहा कि जो वेस्टर्न साइड के लोग हैं वो साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और फ्रीडम, जहाँ पर ये पांचों फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी होती हैं, उसको मॉडर्न पीरियड समझते हैं। और जहाँ पर ये पांचों फोर्सेस नहीं होती, डेमोक्रेसी, रीजन, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, साइंस नहीं होते, तो वो मेडिवल पीरियड होता है। लेकिन क्या हम इसको बिना क्रिटिसाइज किए एक्सेप्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि ये पांचों फोर्सेस मॉडर्न टाइम में हो ही हो। तो मतलब इस चीज़ को भी हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेडिवल पीरियड जिसको हम मानते हैं, तो कोई ऐसा भी पीरियड था जहाँ पर ये पांचों नहीं थी। और अगर हम अंग्रेजों के टाइम की बात करते, जब अंग्रेज इंडिया में रह रहे थे तो उन्होंने हमें ना तो अपने इक्वलिटी दी थी, भी अंग्रेज अपने भारतीय लोगों का अपने समान भी नहीं समझते थे, भारतीय लोगों को दबा कर रखते थे, फ्रीडम भी नहीं दी थी। तो जिस टाइम अंग्रेज इंडिया में थे, ना ही हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। तो इस तरीके से इन्होंने ये पांच फोर्सेस कही हैं, फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड में ये पांच होती हैं, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी का है। और जहाँ पर ये पांचों फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी नहीं होती, वहाँ उसको मेडिवल पीरियड का है। क्या हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? जब अंग्रेज इंडिया में नहीं रह रहे थे, उन्होंने ना तो हमें इक्वलिटी दी थी, ना फ्रीडम लिबर्टी दी थी, और ना ही हमारे इंडिया में उस टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, मतलब लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ी थी उस टाइम। तो फिर हम इस उसको भी, जो क्लासिफिकेशन की गई है ब्रिटिश इंडिया की, उसको नहीं मान सकते हिस्टोरियन ने। और कुछ हिस्टोरियन ने इसको कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी पुकारा है। ये वाला हम इसलिए एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न वाला इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जो उन्होंने फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी कहा है वो जरूरी नहीं है
है कि जिस टाइम को जो मेडिवल पीरियड का है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं जहाँ पर ये पांचों पूर्ण तरीके से हो, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में भी इक्वलिटी और फ्रीडम उन्होंने हमें दी नहीं थी, और इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी उनके टाइम में हमारे इंडिया की नहीं हुई थी, लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ी थी, लोगों की ज़िंदगी भी नहीं सुधरी थी। कुछ हिस्टोरियन ने ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी परिभाषित किया या डिफाइन किया है। और आगे पढ़ते हैं कॉलोनियल, व्हाट इज अ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री। इस बुक में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग थे, वो इंडिया को जीतने के लिए कैसे आए और फिर अपना रूल कैसे उन्होंने स्थापित किया, और सबजुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजाज, और उन्होंने कैसे सबॉर्डिनेट बनाया राजाओं को और नवाबों को। हमारे इंडिया में नवाब और राजे थे, कुछ बच्चों ने तो ये चीज़ पढ़ी हुई है, अगले चैप्टर में पढ़ रखे, हमको समझ आ जाएगा कैसे उन्होंने सबजुगेट करा था नवाबों और राजाओं को। और हम ये भी देखेंगे कैसे उन्होंने इंडियन की, जो इंडिया की इकोनॉमी थी और सोसाइटी थी, उसके ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल पाया था, समाज सोसाइटी पर भी जहाँ पे लोग रह रहे थे, और इकॉनमी जहाँ पे लोग अपनी कमाई करते थे, जो कमाई के साधन थे उस पर भी अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल पा लिया था। और कैसे लोगों से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, क्योंकि अंग्रेजों को इंग्लैंड से इंडिया आने में 7-8 महीने लगते थे। अंग्रेजों का इंडिया में रहने के बहुत सारे खर्चे थे। अंग्रेज अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। हमारे इंडिया से वो सस्ती वस्तुएं खरीदते थे। अबाउट द गुड दे वांटेड एट लो, जिस कम से कम प्राइस, जिस प्राइस पे वो चाहते थे उसी पे गुड्स यानी कि वस्तुएं खरीदते थे इंडिया से सस्ती। और वो क्या करते, और वो हमारे देश में वही फसलें उगवाते थे जिनकी उनको जो प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड, मतलब वो वाली क्रॉप्स ही उगाई जाती थी जो उन्होंने बाहर भेजनी होती थी, इंग्लैंड या दूसरे कंट्रीज को। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और अंग्रेजों की इन पॉलिसीज के कारण जो चेंजेस आई वो देखेंगे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस about the changes British rule brought about in values, tastes, customs, और अंग्रेजों के रूल के कारण हमारे इंडिया के लोगों की जो वैल्यूज थी, टेस्ट थे, कस्टम थे, प्रैक्टिस थी, उनमें भी चेंज आई। ब्रिटिश रूल के कारण इंडियन लोगों की वैल्यू, टेस्ट, कस्टम और प्रैक्टिस में भी चेंज आई। मतलब टेस्ट तो आपको पता ही है, जो खाते पीते हैं इंडियन लोग, और वैल्यूज जो एक दूसरे का आदर करते हैं, जो रीति वो है, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करने का वो तरीका है, रीति रिवाज है, जो भी हम रस्में रिवाजें करते हैं, वो ब्रिटिश रूल के कारण इनमें क्या वैल्यूज, टेस्ट और कस्टम प्रैक्टिसेस में क्या चेंज आई वो देखेंगे। व्हेन द subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. colonization जब कोई देश जब कोई एक देश when the subjugation of one country by another leads to these kinds of, जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली मतलब कंट्रोल कर लेता है, उसको चेंज कर देता है, वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनियाइजेशन। तो कॉलोनियल किसको कहते हैं, इसको आपने इसका मीनिंग याद कर लेना है। व्हेन से स्टार्ट होके कॉलोनियाइजेशन तक है। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। मतलब बस्ती बना लेता है एक, अगर एक कोई देश दूसरे देश को की पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को, सोशल और कल्चरल
जो भी एक्टिविटीज है उनको चेंज कर देता था, उस प्रोसेस को कहते हैं एक देश का दूसरे देश के ऊपर हर तरीके से कब्जा, सरकार के ऊपर भी, काम धंधों पर भी, समाज में रह रहे लोगों के ऊपर भी, और उनकी कल्चर को भी चेंज करने की जब वो कोशिश करते हैं तो उसको हिंदी में बस्तीवाद और इंग्लिश में colonization कहते हैं। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. लेकिन इंडिया के अंदर सब लोगों को इसके जो ये चेंजेस आई थी, सारी जातियों और जो ग्रुप्स थे उनको ये सारी चेंजेस को उन्होंने एक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करा था। दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। इसलिए बुक का नाम है। अभी सबने जो अंग्रेजों ने चेंजेस करी उनको सबने एक जैसे तरीके से महसूस नहीं किया था। यही कारण है कि जो हमारी बुक का नाम है, दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इज इन द प्लूरल। अवर पास्टर्स मतलब हमारा सबका पास्ट, अवर पास्टर्स, पास्ट तो एक ही होता है लेकिन पास्टर्स लिखा क्योंकि सबने जो हमारे अंग्रेज इंडिया में आए थे उन्होंने जो चेंजेस की थी उनको महसूस करने का सबका तरीका अलग अलग था। इसलिए इस बुक का नाम अवर पास्ट ना होकर अवर पास्टर्स प्लूरल में रखा गया है, क्योंकि सबने अलग अलग सबके बारे में जो सबका एक्सपीरियंस था अंग्रेजों के को लेकर वो अलग अलग था। इसलिए हमारी बुक का नाम अवर पास्ट की जगह अवर पास्ट रखा गया। हाउ डू वी नो, आज हम ये पढ़ते हैं पहले, और व्हाट इज कॉलोनियल पढ़ लिया, उसकी डिफाइन आप लोग याद कर लेना। यहाँ से लेके वेन से लेके इसकी डिफाइन है। कॉलोनी कॉलोनियाइजेशन की डिफाइन है। आगे पढ़ते हैं हम। हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं या जान पाते हैं। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो पिछले 250 साल की इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको लिखने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या सोर्सेज, कौन से स्रोतों का या सोर्सेज का इस्तेमाल किया। 250 साल की जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको लिख, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में 347 साल रह चुके थे, तो जब से उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया था तो तब से वो सारी हिस्ट्री लिखने के लिए कौन से सोर्सेज का हिस्टोरियन ने इस्तेमाल किया। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन मीन सरकार के जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे जो मतलब हिस्टोरियन ने 250 साल की वो हिस्ट्री जब अंग्रेज इंडिया में रह रहे थे उसको लिखने के लिए जो अंग्रेजों का जो पहला तो अंग्रेजों का वन इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द, पहला वन इम्पोर्टेंट सोर्स जिसको हिस्टोरियन ने 250 साल की हिस्ट्री लिखने के लिए इस्तेमाल किया। तो जो उनके अंग्रेजों के टाइम में जो ऑफिस वगैरह होते थे उनका जो ऑफिस का वो रखा गया रिकॉर्ड, उनको कहते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जब अंग्रेज हमारे देश को चला रहे थे उस टाइम उन्होंने जो रिकॉर्ड संभाल के रखे हैं उन रिकॉर्ड की हेल्प से हमने 250 साल का की हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने लिखी है। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। अंग्रेज क्या समझते थे कि जो लिख के रखना, लिखने का जो एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम होता है या घटना घटती है उसको लिख कर रखना जरूरी समझते थे अंग्रेज। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। वो क्या कहते थे, हर जो इंस्ट्रक्शन है, कोई प्लानिंग है, चाहे पॉलिसी है, चाहे कोई फैसला है, डिसीजन है, चाहे कोई एग्रीमेंट होता है, इकरारनामा होता है, कोई खोज होती है, उसको साफ साफ लिखना चाहिए। हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, लिखा जाना चाहिए। अंग्रेज क्या कहते थे,
Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up, लिखा जाना चाहिए. Once this was done, things could be properly studied and debated. अगर एक बार इन सबको लिख लिया जाए, जो जो मतलब प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अगर उनको एक बार लिख लिया जाता है तो हर चीज़ को प्रॉपरली स्टडी भी किया जा सकता है और उसके ऊपर बहस भी की जाती है. अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और प्लान बनता है, पॉलिसी बनती है, डिसीजन होता है, तो उसको अगर लिख लिया जाता है तो बस चीज़ों को समझना, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली, तो चीज़ों को समझना और उनका अध्ययन, स्टडी करना और उनके ऊपर बहस करना आसान हो जाता है. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. जो उनकी ये वाली धारणा थी, उसने कैसा एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, एन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर बना दिया. उनके लिखने की जो वो थी, धारणा थी, उसने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करती. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एंड, अब आजकल आप देखते हो वो होते हैं नोटिंग्स, रिपोर्ट्स जो बनने लगी हैं, वो अंग्रेजों के इस वाले डिसीजन से ही हुआ कि हर चीज़ को लिख कर रखना चाहिए. उससे उनके लिख के रखने वाली जो बात है कि उससे हर चीज़ को समझा और उसके ऊपर बहस करी जा सकती है, उससे क्या हो गया, किसका कल्चर आ गया, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स आया. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड. ये ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के जो लोग थे, अंग्रेज, वो ये महसूस करते थे जो ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, हम भी संभाल के रखते हैं ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, ऐसे अंग्रेज कहते थे जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको प्रिजर्व रखने की, केयरफुली संभाल कर रखने की ज़रूरत है. अंग्रेज कहते थे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं उनको केयरफुली प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है, संभाल कर रखने की ज़रूरत है. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए थे अंग्रेजों ने. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन. जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वहाँ उनकी सरकार के, अंग्रेजों की टाइम की सरकार के, उनके अंदर रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे ताकि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को संभाला जा सके. अंग्रेज कहते थे हर चीज़ को लिखना चाहिए और लिखने से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से स्टडी भी की जा सकती है, उनके ऊपर बहस भी हो सकती है, और इसी से एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर मेमोज का, नोटिंग्स का, रिपोर्ट्स का पैदा हो गया. मतलब लोगों ने ये चीज़ें मेमो जो होते हैं, मेमोज होते हैं, नोटिंग्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ये बनानी शुरू कर दी. और अंग्रेज ये भी सोचते थे कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं और लेटर्स होती हैं उनको केयरफुली संभाल के रखने चाहिए, प्रिजर्व करके रखनी चाहिए. इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थी, जितने भी उनकी सरकार के जितने भी ऑफिस वगैरह थे, उनमें रिकॉर्ड रूम बनाए थे ताकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल कर रखा जाए. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the courts, law courts, all had their courtrooms. उनके टाइम में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थी, जैसे द विलेज तहसीलदार का जो ऑफिस होता था, द कलेक्टोरेट का जो ऑफिस होता था, द कमिश्नर्स ऑफिस होता था, और द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट होता था, और जो लॉ कोर्ट्स होती थी उन सब के रिकॉर्ड रूम होते थे. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन 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 एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड रूम होते थे. जो विलेज गांव का तहसीलदार का ऑफिस होता था उसका भी रिकॉर्ड रूम, कलेक्टोरेट का भी, और कमिश्नर ऑफिस का भी, प्रोविंशियल जो प्रोविंशियल
जो सेक्रेटरीट्स होते थे उनका भी, और जो लॉ कोर्ट्स होती थी उनके भी अपने रिकॉर्ड रूम होते थे. ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस कौन सी थी, ये भी वन वर्ड में आ सकता है. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कौन सी थी? आर्चीव्स और म्यूजियम. आर्चीव्स और म्यूजियम भी बनाए गए थे किसके लिए? इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाए थे रिकॉर्ड रूम. और कौन कौन से ऑफिस के थे वो भी आपने याद करने हैं. विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टोरेट ऑफिस, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स का ऑफिस का भी रिकॉर्ड रूम होता था. लॉ, जो लॉ कोर्ट होती थी उनका भी होता था. और एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होती थी. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर्चीव्स और म्यूजियम जो होते थे वो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए होते थे. ये सब करना है. इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर्चीव्स और म्यूजियम होते थे. और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे हर ऑफिस के. वर ऑल्सो established to preserve important record letters and memos that moved from one branch to the branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. फिर लेटर और जो मेमोज होते थे, एक एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते थे. जो लेटर्स और मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू branch of the administration to the another in the early years of the 19th century. जो 1800 कुछ के आसपास जो लेटर और मेमोज जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते थे कैन स्टिल भी अभी भी पढ़े जा सकते, वो आर्चीव्स में रखे गए. अंग्रेजों के टाइम में के जो लेटर्स होते थे, मेमोज होते थे, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच से दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के पास जाते थे, जो 1800 कुछ यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में थे, वो भी अभी भी आप पढ़ सकते हो. अंग्रेजों के टाइम के लेटर वगैरह पढ़े जा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड. जो उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में जो नोट्स और रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल तैयार करते थे, और जो इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स that were sent by officials at the top to the provincial administrators, वो सब मिल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल तैयार करते थे, वो भी आर्चीव्स में पड़ी हैं. नोट्स और रिपोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल तैयार करते थे वो भी कहाँ पड़ी हैं? आर्चीव्स में पड़ी हैं. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कौन सी है? आर्चीव्स और म्यूजियम में वो नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स तैयार करते थे. और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. सारी इंस्ट्रक्शंस और निर्देश और हदायतें जो भेजी जाती थी ऑफिस को ऊपर वाले ऑफिशियल्स के द्वारा, वो सारी अभी भी हमें मिल सकती है. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out. 19वीं शताब्दी के 1800 कुछ में, अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको केयरफुली उनकी कॉपियाँ तैयार करी गई थी. 19वीं सदी के जो स्टार्टिंग से वो थे ईयर थे, अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी में जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपियाँ तैयार की गई. डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलियोग्राफिस्ट. उस टाइम प्रिंटिंग होती नहीं थी, इसलिए जो सुंदर हैंड राइटिंग वाले लोग होते थे उनको कैलियोग्राफिस्ट बोलते थे. तो उनसे, जैसे आजकल तो हम प्रिंट करवा के रख लेते हैं, जो फोटो कॉपी बनवा के रख लेते हैं, लेकिन उस टाइम जो अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में जो डॉक्यूमेंट्स थे इम्पोर्टेंट, उनकी कॉपियाँ बनवा के रखी गई ब्यूटीफुली लिखावट वाले लोगों के द्वारा. That is why those who specialize in the art of beautiful writing, इनका ये मीनिंग आ गया. कैलीग्राफिस्ट का मीनिंग क्या हो गया?
That is why those who स्पेशलाइज इन आर्ट ऑफ राइटिंग, ये वाला इसका मीनिंग है कैलीग्राफिस्ट का मीनिंग। दैट इज वाई दोज हु स्पेशलाइज इन द, क्या होता है कैलीग्राफिस्ट, स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। कैलीग्राफिस्ट हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, इसका आप ये मीनिंग लिख जार कर लेना। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these codes were printed as proceeding of each government department. जब मिडल 19th सेंचुरी में जब मिडल 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आ गई, मतलब प्रिंट करने वाली मशीन आ गई, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट सुंदर हैंड राइटिंग में लिखवा कर रखे गए थे, उनकी बहुत सारी कॉपीज भी प्रिंट करवा ली गई हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आप लोग इसको ढंग से पढ़ लेना। ये द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन, जो 1920 में नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया बना था, वो ये उसकी बिल्डिंग है। When न्यू दिल्ली was built, जब नई दिल्ली बनी थी, द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्चीव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइस रीगल पैलेस, जहाँ पर वाइस राय वगैरह, जहाँ गवर्नर जनरल जहाँ बैठते थे इंडिया दिल्ली में, म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चीव्स वर बोथ, दोनों, जिनको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीव्स, दोनों को वाइस रीगल पैलेस के पास बनाया गया था। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस these institutions had in British imagination। मतलब ये मतलब वाइस रीगल पैलेस के पास थी दोनों, नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चिव। इससे यहाँ पे वाइस राय या वाइस जो गवर्नर जनरल होते थे वो बैठते थे। इससे ही पता चलता है कि इन इंस्टीट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस थी ब्रिटिश लोगों के दिमाग में या कल्पना में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे। आप लोग इस जो मैंने पढ़ाया इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना, ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके चैप्टर।